अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। पेशे खिदमत है अंबरनाक मारिया की 30वीं किस्त, समंदर में लाश का दूसरा हिस्सा। वो शार्क मछली अंबर की तरफ बढ़ती चली आ रही थी। वो जानता था कि वो मर तो सकता नहीं, मगर शार्क मछली उसे तंग बहुत करेगी। शार्क ने तेजी से आकर अंबर के पहलू में दांत मारे, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि अंबर के सारे जिस्म में तीर गड़े हुए थे और वो नेज़ों की तरह ऊपर को उठे हुए थे। जो ही शार्क ने अंबर के पहलू में दांत मारे, लोहे के तीर उसके हलक में चुभ गए। शार्क तड़प कर उछली और परे हट गई। वो झंझलाकर एक बार फिर हमलावर हुई। इस दफा भी लोहे के तीर उसके जबड़े में घुस गए और उसके मुंह से खून जारी हो गया। शार्क मछली घबराकर भाग गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसका पाला किस किस्म के इंसान से पड़ा है, जिसके सारे जिस्म पर लोहे के बड़े बड़े कांटे निकले हुए हैं। शार्क को दम दबाकर भागते देखकर अंबर को हंसी आ गई। उसके ख्याल में यह पहली बार ऐसा हुआ था कि शार्क मछली एक इंसान से शिकस्त खाकर भागी थी। नहीं तो शार्क मछली एक बार किसी बेबस इंसान के पीछे पड़ जाए तो उसे मारे बगैर पास नहीं आती। शार्क के भागने के बाद अंबर का समंदर में सफर फिर शुरू हो गया। अब वह समंदर के तेज धारे पर से उतर चुका था और बड़ी हमवार और थोड़ी रफ्तार के साथ लहरों के साथ साथ बहता चला जा रहा था। उसने कई बार सर उठाकर समंदर की सतह पर यह देखने की कोशिश की कि कहीं से कोई जहाज तो नहीं आ रहा, मगर हर बार उसे नाउमीदी हुई। समंदर का सीना दूर दूर तक खाली था और उस पर बड़ी बड़ी लहरें सांस ले रही थी। तीसरे पहर जब सूरज की किरणों का रंग जरा जरा सुनहरी होने लगा तो अंबर ने एक बार फिर सर उठाकर देखा तो उसे दूर उफक के पास एक जहाज के सफेद बादबान दिखाई दिए। उसके दिल में जमीन पर चलने की ख्वाहिश मचलने लगी। वो दिल ही दिल में दुआ करने लगा कि या खुदा ये जहाज उसकी तरफ आ जाए, कहीं दूर से ही ना गुजर जाए। जहाज उसी की तरफ आ रहा था, क्योंकि कुछ देर अंबर ने देखा तो अब बादबानों के साथ साथ उसे जहाज का लकड़ी का पैंदा भी दिखाई देने लगा। जहाज उसके करीब आ रहा था। जहाज वालों ने भी अंबर को समंदर में तैरते देख लिया था। यह जहाज एक ऐसे सौदागर का था जो गुलामों की तिजारत करता था। वो अफ्रीका और श्याम से इंसानों, बच्चों और औरतों की भेड़ बकरियों की तरह जबरदस्ती उठाकर जहाज में डाल देता और फिर यमन और दूसरे मुल्कों में जाकर उन्हें फरोख्त करता। जहाज पर सारे मुलाजिम उसके अपने मुलाजिम थे। कप्तान भी जहाज का उसका अपना आदमी था। सबको मालूम था कि सौदागर इंसानों के साथ जुल्म करता है, उन्हें भेड़ बकरियों की तरह अगवा करके दूसरे मुल्कों में अमीर लोगों के पास गुलाम और लोंडी बनाकर बेच देता है, मगर वो उसके आगे दम नहीं मार सकते थे, क्योंकि सौदागर बड़ा जालिम और कातिल आदमी था। उसने जिंदगी में हजारों गुलामों और लोंडियों को कत्ल किया था। जो गुलाम उसका हुक्म मानने से इनकार कर देता, उसको वो कत्ल करके समंदर में फेंकवा देता। सौदागर जहाज के अगले हिस्से पर खड़ा था। उसने एक इंसान को समंदर की लहरों पर तैरते देखा तो ख्याल आया कि उसे पकड़कर जहाज पर सवार करा लेना चाहिए ताकि एक और गुलाम बन जाए। जहाज अंबर के करीब रुक गया। सौदागर के मुलाजिम कश्ती में सवार होकर समंदर में उतरे और उन्होंने अंबर को उठाकर कश्ती में डाल लिया। अंबर के कहने पर उसके सारे जिस्म में से तीर निकाल डाले। उन्हें बड़ी हैरानी थी कि इस कदर जख्मी होने के बावजूद अंबर को कुछ नहीं हुआ। उन्होंने अंबर की रस्सियां काट डाली और जहाज पर सौदागर के सामने पेश किया। सौदागर ने अंबर को सर से पांव तक देखा और फिर उसके भरे भरे बाजू टटोल कर कहा, हाँ, तुम एक सेहतमंद और मजबूत नौजवान हो। पहले चलकर गर्म कहवा पियो, फिर तुमसे पूछूंगा तुम कौन और कहाँ से आ रहे हो। अंबर को एक कैबिन में ले जाकर बिस्तर पर लेटा दिया गया। जहाज फिर अपने सफर पर रवाना हुआ। अंबर ने देखा कैबिन में दीवारों के साथ मुर्दा इंसानों की खोपड़ियां टंगी थी। एक गुलाम दूध का प्याला लेकर अंदर आया। अंबर ने दूध पीकर पूछा, भाई मुझे ये बताओ कि ये जहाज किसका है, कहाँ जा रहा है और ये दीवारों पर इंसानी खोपड़ियां किस लिए सजाई गई हैं। गुलाम ने कहा, तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ मालूम हो जाएगा। बहरहाल मैं तुम्हें इतना बता देता हूँ कि तुम एक जाबिर सौदागर के जहाज पर हो जो इंसानों को गुलाम बनाकर फरोख्त करता है। हम सब गुलाम हैं और इस वक्त तुम भी अपने आप को गुलाम समझो, लेकिन मैं ये नहीं बता सकता कि जहाज कहाँ जा रहा है, क्योंकि मुझे इसकी इजाजत नहीं। अंबर ने कहा, अच्छा ये बताओ कि दीवारों पर खोपड़ियां किस लिए सजाई गई हैं। गुलाम ने ठंडी आह भरकर कहा, ये उन बदनसीब गुलामों, लौंडियों और बच्चों की खोपड़ियां हैं जिन्होंने सौदागर के जुल्म के खिलाफ बगावत की और इस जहाज पर से फरार होने की कोशिश की। सौदागर ने उन बच्चों, औरतों और आदमियों को कत्ल करके उनकी खोपड़ियां यहाँ लटका दी ताकि दूसरे गुलाम उससे इबरत हासिल करें और कभी यहाँ से फरार होने की कोशिश न करें। अंबर इस किस्म की बातें सुनकर बड़ा हैरान हुआ कि यह सौदागर किस कदर जालिम आदमी है। वो अफसोस करने लगा कि ऐसे जालिम इंसान के जहाज पर आ गया। उससे तो बेहतर था कि वो समंदर में रहता। गुलाम दूध का खाली प्याला लेकर चला तो अंबर सोचने लगा उसे क्या करना चाहिए। जाहिर है वो सौदागर का गुलाम बना दिया गया था। सौदागर ने उसे अपने गुलामों में शामिल कर लिया था, जिन्हें वो यमन और बगदाद वगैरह ले जाकर बेचना चाहता था। क्या वो सौदागर पर अपना आप जाहिर कर दे? नहीं,
ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़ी देर बाद सौदागर खुद अंदर आया। उसकी बड़ी ड्रावनी डाकुओं जैसी मूछें थी और हाथ में इंसानी खाल के चमड़े का बना हुआ हंटर पकड़ रखा था। सौदागर ने अंबर की तरफ मकारी से मुस्कुराकर देखा और पूछा, तुम कौन हो और समंदर में तीर मारकर जख्मी करके तुम्हें किसने गिरा दिया? अंबर ने झटपट एक झूठी कहानी घड़ेगी। जनाब, मेरा नाम अंबर है। मैं एक तिजारती जहाज पर नौकर था कि हमारे जहाज पर बहरी डाकुओं ने हमला कर दिया। उन्होंने हमारा जहाज लूटकर गर्क कर दिया। मैं जान बचाकर एक तख्ते पर चढ़ गया। डाकुओं ने मुझे देख लिया। उन्होंने मुझे बांधकर समंदर में डाल दिया। फिर मुझ पर तीर बरसाए। मैं जख्मी हो गया, लेकिन समंदर के पानी ने मेरे जख्मों को अच्छा कर दिया। सौदागर कहका मारकर बोला, बहुत खूब। गोया तुम जहाज पर मुलाजिम थे। कान खोलकर सुन लो, अब तुम मेरे गुलाम हो। तुम मेरा हर हुक्म बजा लाओगे। मैं तुम्हें जो हुक्म करूंगा तुम वही करोगे। चलो आप बिस्तर से उठो और जहाज के निचले अरशे की जाकर सफाई करो। सौदागर ने जोर से हंटर मारा। अंबर तड़प कर उठ बैठा। अजीब बदतमीज किस्म का ये सौदागर था। अंबर ने जानबूझकर आजी से कहा, जो हुक्म हजूर, और पानी की बाल्टी और ब्रश लेकर नीचे अरशे में आ गया। ये जहाज के उस हिस्से में दूसरे गुलामों के साथ कुछ औरतें भी थीं। अंबर इस जहाज पर रहकर मालूम करना चाहता था कि ये लोग कौन हैं और कहां से आए हैं। वैसे भी वो जहाज पर रहने पर मजबूर था, क्योंकि वो तैरकर समंदर पार नहीं कर सकता था। वो सफाई करते करते उन औरतों के पास पहुंच गया और दूसरी तरफ गुलाम सर झुकाए बैठे थे। उनके पांव जंजीरों में जकड़े हुए थे। औरतों के पांव तो जंजीरों में नहीं बंधे थे, मगर उनकी गर्दनों में लोहे का मोटा कड़ा डाल दिया गया। उन औरतों की हालत बड़ी काबिले रहम थी। वो खामोश बैठी थी और किसी से बात भी नहीं कर रही थी। उनमें कुछ बूढ़ी थी और एक औरत जवान थी। उसके चेहरे को देखकर महसूस होता कि वो किसी शरीफ और खानदान की नेक औरत है। अंबर को जहाज पर पहला रोज था। वो किसी से बात करके कोई नई मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता था। चुनाचे वो खामोशी से काम करके ऊपर चला गया। रात को गुलामों में सूखी चपातियां और जंगली घास का साग तकसीम किया गया। सौदागर के नौकर गुलामों के साथ जानवरों से भी बुरा सलूक कर रहे थे। जो गुलाम जरा एक रोटी ज्यादा मांगता उसे बुरी तरह हंटरों से पीटा जाता। अंबर ये तमाशा देखकर बड़ा गमगीन हुआ। उसे सौदागर उसके नौकरों पर सख्त गुस्सा आया, मगर वो कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि वो खुद गुलाम था। वो मौका का इंतजार करने लगा। अब हम वापस जापान के शहर क्यूशो में चलते हैं। अंबर को गुम हुए एक हफ्ता हो चुका था। नाग और मारिया बहुत परेशान थे कि उनका भाई कहाँ चला गया। सारा शहर बादशाह ने चुनवा दिया, मगर अंबर का कहीं निशान तक न मिला। और इधर वजीर और सिपा सलार बड़े खुश थे कि उन्होंने अंबर का काम तमाम कर दिया। अब उनकी निगाह नाग पर थी, क्योंकि अंबर के बाद नाग बादशाह और शहजादे का इलाज कर रहा था और वो दोनों बड़ी तेजी से तंदुरुस्त हो रहे थे। वैसे भी नाग उनके रास्ते की बहुत बड़ी रुकावट थी, क्योंकि उसके होते हुए बादशाह और शहजादे में से किसी को खाने पीने में जहर नहीं दे सकते थे। अब वो अंबर के बाद नाग को रास्ते से हटाना चाहते थे। चुनाचे उन्होंने एक साजिश तैयार की और नाग को हिलाक करने की तैयारियां करने लगे। चाल ये थी कि नाग को उसके कमरे में सोते में कत्ल कर दिया जाए। उस काम के लिए सिपा सलार ने अपने एक खास आदमी को चुन लिया। यह शख्स उसी कमरे के बाहर पहरा देता था। सिपा सलार ने उसे कहा, तुमने हर हालत में नाग को हिलाक करना है। अगर तुम नाकाम रहे तो याद रखो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पहरेदार ने झुककर कहा, सरकार, हम आपके गुलाम हैं। मैं आपका हर हुक्म बजा लाऊंगा। मैं एक खूनखार डाकू भी हूँ और कातिल भी हूँ। मैंने जिंदगी में सैकड़ों लोगों को कत्ल किया है। मुझसे बचकर ये दुबला पतला सा नौजवान कहीं नहीं जा सकता। आप फिक्र न करें, कल सुबह को उसके कमरे में लाश पड़ी होगी। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद है। तुमने अपना काम अच्छी तरह कामयाबी से कर दिया तो मैं तुम्हें दौलत से माला माल कर दूंगा और तुम्हारी तरक्की भी कर दूंगा। सरकार की इनायत है। सिपा सलार के जाने के बाद पहरेदार ने अपने कुर्ते के अंदर एक तेज धार वाला खंजर छुपा कर रख लिया और रात होने का इंतजार करने लगा। वो चूंकि नाग के दरवाजे के बाहर पहरा देता था, इसलिए वो जिस वक्त भी चाहे दरवाजा खोलकर अंदर जा सकता था। नाग शहजादे को दवाई खिलाने गया हुआ था। मारिया अपने कमरे से निकलकर शाही महल के बाग में चहलकदमी कर रही थी। उसे कोई भी नहीं देख रहा था। वो गायब थी, मगर वो शाही महल के बाग में टहलते हुए सबको देख रही थी। शाम को वो नाग के कमरे में आने लगी तो उसने देखा कि पहरेदार इधर उधर देखकर चुपके से नाग के कमरे में दाखिल हुआ। मारिया बहुत हैरान हुई कि जब कमरा खाली है, नाग वहां नहीं, तो पहरेदार को यूं चोरों की तरह अंदर दाखिल होने की क्या जरूरत थी। उसे शक पड़ गया। वो भी पहरेदार के साथ कमरे के अंदर दाखिल हुई। अब पहरेदार समझ रहा था कि वो कमरे के अंदर अकेला है। उसे क्या मालूम था कि मारिया उसी कमरे में खड़ी उसकी एक एक हरकत को देख रही है। पहरेदार असल में ये मालूम करना चाहता था कि नाग जिस पलंग पर सोता है उसके आसपास कौन सी तपाई और चीजें वगैरह पड़ी रहती हैं, ताकि जब वो रात के अंधेरे में दर दाखिल हो तो किसी शय से टकरा ना जाए। पहरेदार ने झुककर पलंग के नीचे भी देखा, कमरे की एक एक शय को उलट पलट कर देखा और फिर चुपके से बाहर निकल गया। मारिया सोच में पड़ गई कि शख्स अंदर करने क्या आया था। उसे ख्याल आया कि कहीं ये शख्स नाग को नुकसान तो नहीं पहुंचाना चाहता। हो सकता है अंबर के गायब करने में इस आदमी का हाथ हो सकता है शख्स वजीर के इशारे पर काम कर रहा हो और नाग के पलंग का जायजा लेने अंदर आया हो। मारिया ने फैसला कर लिया कि वो रात को जाकर निगरानी करेगी। उसने नाग को इसलिए ना बताया कि वो किसी दूसरे कमरे में जाकर ना सो जाए।
اور وزیر کی سازش کا راز ہی رہے۔ وہ یہ معلوم کرنا چاہتی تھی کہ پہرے دار کس کے اشارے پر کام کر رہا ہے اور کہیں امبر کو انہی لوگوں نے تو گم نہیں کیا۔ ناگ رات کے وقت واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ پہلے تو ماریا کا خیال تھا وہ ناگ کو کچھ نہیں بتائے گی، لیکن پھر اسے خیال آیا کہ ناگ کو بے خبر نہیں رکھنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو اس کی آنکھ لگ جائے اور ناگ کو نقصان پہنچے۔ اس نے ناگ کو پہرے دار کی ساری نقل و حرکت بتا دی۔ ناگ نے ہنس کر کہا، ماریا بہن، یہ کوئی نئی بات نہیں ہمارے لیے، تم اچھی طرح اس بات سے واقف ہو کہ ہماری ساری زندگی اس قسم کی سازشوں میں بسر ہوئی ہے۔ ہم نے ایسے کتنے ہی سازشوں کو دیکھا ہے، ہم پر کتنے ہی قاتلانہ حملے ہوئے، پھر ان لوگوں سے ڈرنے کا کیا فائدہ؟ ماریا نے کہا، ناگ بھائی، تم امبر نہیں ہو کہ تم پر زخم کا اثر نہ ہو، تمہیں اپنے لیے اور میرے لیے اپنی زندگی کی حفاظت کرنی ہے۔ میں یہ کیسے گوارا کر سکتی ہوں کہ میرے بھائی کو نقصان پہنچے؟ ناگ نے کہا، اچھی بہن، تم بالکل غم نہ کرو، جو مجھ پر حملہ کرے گا وہ خود زندہ نہیں بچے گا، بہرحال اگر تم کہتی ہو تو میں ہوشیار رہوں گا۔ ماریا نے کہا، میں چاہتی ہوں کہ آج رات تم پلنگ کے نیچے قالین پر سو، پلنگ پر سرہانوں کو جوڑ کر اس کے اوپر کمبل ڈال دیا جائے تاکہ آنے والا یہ سمجھے کہ کوئی سو رہا ہے۔ مگر اس کی کیا ضرورت ہے بہن؟ میرا دل کہتا ہے کہ یہ شخص رات کو حملہ کرنے ضرور آئے گا، اگر تمہارا دل کہتا ہے تو میں ایسا ہی کر لیتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ رات کے کھانے کے بعد ماریا صندوقوں کے پیچھے قالین پر لیٹ گئی اور ناگ نے اپنے پلنگ پر سرہانے جوڑ کر اوپر کمبل ڈال دیا۔ بالکل ایسا لگتا تھا جیسے کوئی آدمی سو رہا ہے۔ وہ خود پلنگ کے نیچے قالین پر لیٹ گیا۔ ماریا نے صندوقوں کے پیچھے سوراخ سا کر رہا تھا جس میں سے وہ کمرے کا سارا منظر پورے کا پورا دیکھ سکتی تھی۔ ناگ نے پلنگ کے نیچے ایک طرف سے مسحری کی چادر پرے ہٹا رکھی تھی۔ آدھی رات گزر گئی، وہ آپس میں سرگوشی میں باتیں کر رہے تھے۔ ماریا کہہ رہی تھی، خدا جانے ہمارا بھائی امبر کس حال میں ہے اور کہاں ہے؟ ناگ نے کہا، وہ جہاں کہیں بھی ہے زندہ ہے، گھبرانے کی بات نہیں، وہ کسی گہری سازش کا شکار ہوا ہے، مگر اسے کوئی بھی ہلاک نہیں کر سکتا، وہ ایک نہ ایک دن ہم سے ضرور آ ملے گا، کاش وہ جلدی ہمارے پاس آ جائے، خدا نے چاہا تو ہمارا بھائی جلدی واپس آئے گا۔ وہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ دونوں خاموش ہو گئے۔ کمرے میں صرف ایک موم بتی چل رہی تھی جس کی روشنی بڑی مدھم تھی۔ صاف معلوم ہو رہا تھا کہ کوئی دبے پاؤں کمرے میں داخل ہونے والا ہے۔ ماریا صندوق کے پیچھے سے اور ناگ پلنگ کے نیچے سے باہر جھانکنے لگا۔ دروازے کا ایک پٹ آہستہ سے کھلا اور وہی پہرے دار ہاتھ میں چمکتا ہوا خنجر لیے اندر داخل ہوا۔ اس نے فوراً دروازہ بند کر دیا۔ اب وہ پلنگ کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ ناگ سمجھ گیا کہ وہ اسے قتل کرنے آیا ہے۔ ماریا کا خیال درست نکلا تھا، وزیر نے پہرے دار سے مل کر اسے قتل کرنے کی سازش بنائی تھی۔ قاتل خنجر لیے ناگ کے پلنگ کے پاس آ کر رک گیا۔ کمرے میں روشنی زیادہ نہیں تھی۔ قاتل نے سوچا کہ اگر اس نے ناگ کے منہ پر سے چادر ہٹائی تو وہ جاگ پڑے گا۔ اس بے وقوف کو کیا خبر تھی کہ اگر وہ چادر ہٹاتا تو نیچے سوائے تکیے کے اور کچھ نہیں تھا۔ پلنگ کے نیچے ناگ چپکے سے لیٹا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ صندوقوں کے پیچھے بیٹھی ماریا بھی یہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ پہرے دار قاتل نے بجلی کی تیزی کے ساتھ خنجر والا ہاتھ اوپر اٹھایا اور اپنی طرف سے ناگ پر حملہ کر دیا۔ وہ اوپر تلے وار کر رہا تھا۔ اسے کچھ احساس ہوا کہ چادر کے نیچے انسان کا جسم نہیں۔ اس نے جلدی سے چادر ہٹائی۔ نیچے 2 تکیے پڑے تھے جو خنجر لگنے سے پھٹ گئے تھے۔ پہرے دار قاتل حیران رہ گیا۔ ناگ اسے دھوکہ دے گیا تھا۔ اس نے سوچا کہ ناگ قتل نہ ہوا تو سپہ سالوں سے مروا دے گا۔ اس نے جلدی سے پلنگ کے نیچے دیکھا کہ کہیں ناگ نیچے نہ چھپا ہو، لیکن اس وقت تک ناگ نے اپنی جون بدل لی تھی۔ پلنگ کے نیچے سے سیاہ کالا سانپ پھنکار مارتا باہر آیا۔ پہرے دار قاتل کو چکر آیا، وہ گھبرایا اور پیچھے گر پڑا۔ سانپ نے اپنا پھن پھیلایا اور پہرے دار کے سر کے اوپر آ کر لہرانے لگا۔ پہرے دار ہمت سے کام لیتے ہوئے اٹھا اور خنجر والے ہاتھ سے سانپ پر حملہ کیا۔ سانپ نے پرے ہٹ کر حملہ بچایا۔ پہرے دار نے زمین پر گرے ہوئے گلدان کو اٹھا کر سانپ پر دے مارا۔ اگر سانپ ایک دم دوسری طرف نہ ہٹ جاتا تو گلدان اس کے سر پر پڑتا اور وہ کچلا جاتا۔ ماریا بھی اب صندوقوں کے پیچھے سے باہر نکل آئی۔ وہ قاتل پر حملہ کرنے کے لیے کوئی ہتھیار تلاش کر رہی تھی کہ سانپ نے لپک کر قاتل پہرے دار کی گردن پر ڈس لیا۔ سانپ کے ڈستے ہی پہرے دار پر غنودگی چھا گئی۔ زہر بڑی تیزی سے اس کے خون میں چلا گیا اور دل سے ہوتا دماغ میں پہنچ گیا۔ پہرے دار کے پاؤں لڑکھڑائے، وہ سنبھلا مگر اب اس کی آنکھوں کے آگے تارے ناچنے لگے۔ اس کے ناک اور منہ سے خون جاری ہو گیا۔ وہ لڑکھڑایا اور سنبھلتے سنبھلتے گر پڑا۔ گرنے کے ساتھ ہی اس کا جسم اکڑ گیا اور ٹھنڈا ہو گیا۔ پہرے دار قاتل مر گیا تھا۔ ماریا نے ناگ سے کہا، یہ قاتل تو مر گیا، اب اس کی لاش کو کہاں لے جائیں؟ تمہیں اسے کمرے میں نہیں مارنا چاہیے تھا، بہتر ہوتا ہم اسے کسی طرح کمرے سے باہر لے جا کر مارتے۔ سانپ نے اسی وقت انسان کا روپ بدلا اور کہا، ماریا بہن، یہ تو اور بھی اچھی بات ہے کہ یہ شخص کمرے میں آ کر مرا ہے۔ میں بادشاہ کو ثبوت پیش کر سکوں گا کہ پہرے دار کس کے کہنے پر مجھے ہلاک کرنے آیا، کہ کہیں سے سانپ نکل آیا اور پہرے دار دیکھتے ہی دیکھتے مر گیا۔ ماریا نے مسکرا کر کہا، ہاں بھائی، یہ تو بہت تم نے عمدہ بات کی۔ اس طرح ہم بادشاہ سلامت پر یہ ثابت کر سکیں گے کہ ان کا قاتل ہمارا بھی دشمن بن چکا ہے، اور یہ کہ پہرے دار نے کسی کے اکسانے پر ہم پر قاتلانہ حملہ کیا۔ اگر سانپ نہ نکل کر اسے ڈستا تو وہ تمہیں ختم کر چکا ہوتا۔
नाग ने कहा, हम इसकी लाश इसी जगह पड़ी रहने देंगे और जाकर बादशाह को इतला करते हैं। ठीक है, तुम जाओ, मैं कमरे में रहूंगी, हमें सुबह होने का इंतजार नहीं करना चाहिए। नाग ने उसी वक्त बादशाह को जाकर इतला दी। बादशाह ने जब सारा हाल सुना तो खुद नाग के कमरे में आकर पहरेदार की लाश देखी, जिसे सांप ने डस लिया था। सांप के जहर से लाश का रंग नीला पड़ गया था। बादशाह ने कहा, यह जरूर किसी की साजिश है। ये लोग अंबर को गुम कर चुके हैं और तुम्हें खत्म करना चाहते हैं। देवताओं ने रहम किया और तुम्हारी जान बच गई। फिर बादशाह ने हुक्म दिया कि पहरेदार की लाश उठाकर दरिया में फेंक दी जाए। गुलामों ने पहरेदार की लाश उठाकर महल की छत से दरिया में फेंक दी। बादशाह ने कहा, प्यारे बच्चे नाग, मुझे खुशी है कि तुमने होशियारी से काम लिया और तुम्हारी जान बच गई। अगर तुम गाफिल हो जाते तो ये कातिल जरूर तुम्हारा काम तमाम कर देता, जिसका मुझे बेहद सदमा होता। मुझे पहले ही अंबर का बेहद सदमा है। नामालूम उस वफादार नौजवान को दुश्मन ने कहाँ गायब कर दिया। काश मुझे उसका सुराग मिल जाता, मगर कोई बात नहीं, मेरे जासूस सारे मुल्क में फैले हुए हैं, वो जरूर अंबर को ढूंढ निकालेंगे। नाग ने कहा, बादशाह सलामत, जहाँ तक मेरा ख्याल है आपका वजीर ये सारी साजिशें कर रहा है। बादशाह ने खामोशी से देखते हुए कहा, नाग, तुम क्या समझते हो कि मैं नादान हूँ? मैंने एक ज़माना देखा है, मुझे सब कुछ मालूम है। मैं जानता हूँ कि वजीर मुझे और शहजादे को रास्ते से हटाकर मेरी हुकूमत पर कब्जा करना चाहता है, मगर मैं मजबूर हूँ, इसलिए कि वजीर के साथ सिपा सलार भी मिला है। अगर मैंने वजीर को कैद में डाला तो फौज का सिपा सलार मुझे और मेरे बेटे को हलाक करके तख्तो ताज का मालिक बन जाएगा, इसलिए मैं खामोश हूँ। नाग ने कहा, मगर हजूर, वजीर का भी कुछ न कुछ इलाज होना चाहिए। अगर खुली छुट्टी उसे दे दी गई तो वो सर चढ़ जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। मैं इसका भी बंदोबस्त कर लूँगा। इस वक्त मैं यही चाहता हूँ कि वजीर और सिपा सलार के हमलों को नाकाम बनाता रहूँ। मेरी खुशकिस्मती है कि उसको जहर खिलाने के हमले को नाकाम बना दिया गया। तुम लोग ठीक वक्त पर आए हो और तुमने मुझे और मेरे शहजादे को वजीर की खूनी साजिश से बचा लिया। नाग बोला, आप बेफिक्र हैं हजूर, मुझसे जो कुछ हो सकेगा आपके लिए करूँगा। जब तक मैं यहाँ हूँ, मेरे खुदा ने चाहा तो दुश्मन आप पर कोई वार ना कर सकेगा। वो हर हमले में नाकाम और मुंह की खाएगा। बादशाह ने नाग के सर पर हाथ रखकर कहा, देवताओं का मुझ पर करम हुआ कि उन्होंने तुम्हारी जान बचा ली। अब तुम जाकर आराम करो। मैं अंबर की तलाश के लिए फौज के एक ताज़ा दम दस्ते को भेजता हूँ, दरिया के दहाने की तरफ रवाना करता हूँ। हो सकता है उसे हलाक करके किसी ने दरिया में फेंक दिया हो, और कुछ नहीं तो दरिया की दलदल में उसकी लाश तो मिल जाए, ताकि मैं उसके लिए एक शानदार मकबरा बनवा सकूँ। नाग दिल ही दिल में हंस पड़ा। उसने कहा, बादशाह सलामत, इस बात की फिक्र न करें, अंबर को ये लोग हलाक नहीं कर सकते। आप ऐसा करें, फौज को शहर के इर्द गिर्द वाले जंगल में फैला दें और ताकीद करें कि वो चप्पा चप्पा ज़मीन को देखें कि कहीं कोई गड़ा या गार तो नहीं। अगर हुआ तो वहाँ अंबर को तलाश करें। मैं आज ही हुक्म जारी करता हूँ। नाग ने बादशाह से इजाज़त ली और सीधा शहजादे के पास आ गया। उसने शहजादे को सलाम किया और दवाई तैयार करने लगा। शहजादे को भी पता चल चुका था कि नाग पर पहरेदार सिपाही ने कातलाना हमला किया था। सांप ने उसे डस लिया। शहजादे ने नाग को मुबारकबाद देते हुए कहा, नाग भाई, देवताओं ने तुम्हारी जान बचा ली, इसकी मुझे बेहद खुशी है। अगर बदकिस्मती से वो शख्स अपने मकसद में कामयाब हो जाता तो फिर हमारा जिंदा रहना भी मुश्किल था। दुश्मन तुम्हारे बाद में भी अपनी साजिश का हमें निशाना बनाता। शुक्रिया शहजादा साहब, खुदा ने मुझे बता लिया, इसलिए कि आपकी और बादशाह सलामत की खिदमत कर सकूं। फिर नाग ने शहजादे को दवाई पिलाई और शाही बावर्ची खाने में आ गया ताकि दोपहर के खाने का मुआयना कर सके। बावर्ची खाना लगा रहा था। नाग ने खाने को अच्छी तरह देखा, भाला चमचे देखे, पीने का पानी देखा और खाने के तश्त अपनी निगरानी में बादशाह की ख्वाबगाह में ले गया। उसने पास बैठकर बादशाह को खाना खिलाया, खुद भी खाया। उसके बाद वो बावर्ची खाने में आ गया। यहाँ से उसने खुश्क मुर्ग के कुछ टुकड़े और रोटी रुमाल में मारिया के लिए रखी और वापस अपने कमरे में आ गया। मारिया कमरे में कालीन पर बैठी खाने का इंतजार कर रही थी। नाग ने अंदर आकर खाना एक लकड़ी के तश्त में लगाकर मारिया के आगे रख दिया। आज ये खुश्क गोश्त ही जल्दी मिला सका बहन, यही बहुत है भाई, तुम सलामत रहो। मैं रूखी सूखी खाकर गुजारा कर सकती हूँ। खुदा जाने अंबर ने भी कुछ खाया है या नहीं। नाग ने कहा, तुम घबराओ नहीं, उसको खाने पीने की जरूरत नहीं। वो जहाँ कहीं भी होगा सेहतमंद होगा, बस जरूर बस होगा फंस गया होगा, नहीं तो अब तक वापस आ चुका होता। खुदा उसे जल्दी लाए भाई, आमीन। वजीर और सुपा सलार को जब मालूम हुआ कि उनकी चाल धरी की धरी रह गई है और नाग को कत्ल करने के बजाय पहरेदार खुद सांप के डसने से मर गया, तो वो सर पकड़कर बैठ गए। वजीर सिपा सलार पर बरसने लगा, तुमने गलत आदमी को चुना था। तुम्हें चाहिए था कोई ऐसा आदमी चुनते जो बेहद मकार होता, जिसे मालूम होता कि नाग किस जगह पर सोया है। उससे तो नाग ज्यादा चालाक निकला कि बिस्तर पर तकिए बिछाकर खुद किसी दूसरी जगह छुप कर बैठ गया। सिपा सलार बोला, पहरेदार मेरा खास राजदार सिपाही था, मुझे क्या खबर थी कि नाग उससे ज्यादा मकार निकलेगा और उसे पहले ही से मालूम हो जाएगा कि रात को उसे कत्ल करने को ही आ रहा है। वजीर ने ताज्जुब करते हुए कहा, सवाल यह है कि नाग को पता किस तरह चला कि पहरेदार उसे रात कत्ल करने आएगा।
اسی بات پر میں خود حیران ہوں وزیر صاحب، کم از کم اس محل میں کوئی بھی سپاہی ایسا نہیں جو میرا خاص رازدار نہ ہو۔ کسی کو اتنی جرت نہیں ہو سکتی کہ وہ میرے خلاف بغاوت کر کے ناگ کے ساتھ مل جائے۔ وزیر نے چیخ کر کہا، تو پھر ناگ کو جا کر کس نے اطلاع دی کہ تمہیں آدھی رات کو قتل کیا جا رہا ہے؟ میرا تو خیال ہے کہ کسی نے مخبری ضرور کی ہے۔ وزیر جھنجھلا کر کہنے لگا، یہ تو مجھے معلوم ہے کسی نے مخبری کی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ مخبری کس نے کی ہے؟ وہ کون آدمی ہے جس نے ہمارے ساتھ غداری کی اور ناگ کے ساتھ بادشاہ کے ساتھ وفاداری کی؟ اس کا پتہ چلا لیا جائے گا۔ بس اس غدار کا جلد سے جلد پتہ چلاؤ تاکہ اسے گرفتار کر کے میں اپنے ہاتھوں پھانسی چڑھاؤں۔ اس کا میں بہت جلد پتہ لگا لوں گا۔ یہ کہہ کر سپہ سالار چلا گیا۔ اس نے اپنے سارے آدمیوں کو خبردار کر دیا کہ معلوم کیا جائے ہم میں مخبر اور دشمن کا جاسوس کون ہے۔ مگر وہاں کوئی مخبر یا جاسوس ہوتا تو اس کا پتہ چلتا، جاسوس تو کوئی بھی نہیں تھا۔ جاسوسی تو ماریا اور ناگ نے خود کی تھی جس وقت تو اپنے خاص سپاہی کو جاسوسی کا سراغ لگانے کی ہدایت کر رہا تھا، اس وقت خود اس کی جاسوسی ہو رہی تھی، یعنی ماریا اس کے قریب کھڑی اس کی ساری باتیں سن رہی تھی۔ کھانے کے بعد سیر کراتی شاہی محل کے خاص حصے کی طرف نکل آئی تھی کہ اس نے سپہ سالار کو ایک سپاہی سے چھپ کر باتیں کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ چپکے سے اس کے پاس کھڑی ہو گئی۔ اس نے سنا کہ وہ سپاہی سے کہہ رہا تھا کہ پہرے دار ناگ کو قتل کرنے میں ناکام ہو گیا ہے، کسی نے اس کی خبر پہلے سے ناگ کو کر دی۔ تمہارے یہ ذمہ کام لگاتا ہوں کہ تم یہ معلوم کرو کہ جاسوسی اور مخبری ہم میں سے کس نے کی، کون غدار ہمارے درمیان میں چھپا بیٹھا ہے اور ہماری چالوں کو ناکام بنا رہا ہے۔ سپاہی سر جھکا کر چلا گیا۔ ماریا مسکراتی واپس اپنے کمرے میں گئی۔ ناگ قالین پر بیٹھا دوائی بنا رہا تھا۔ ماریا نے ناگ کو سپہ سالار کی ساری بات سنائی تو وہ بڑا ہنسا اور کہنے لگا، کوئی جاسوس ہوگا تو وہ پکڑیں گے نا، جاسوس تو ہم خود ہیں، ہمیں وہ کیسے پکڑیں گے؟ سپہ سالار نے ایک اور کام کیا جس کی ماریا اور ناگ کو خبر نہ تھی۔ اس نے وزیر کو خبردار کرنے کے بعد اپنے ایک ایسے آدمی کو ناگ کے قتل کا حکم دے دیا جو شاہی دربار کا خاص جلاد تھا اور جس کے لیے کسی انسان کو مار ڈالنا ایسے ہی تھا جیسے ہم گرمیوں میں مچھر مار ڈالتے ہیں۔ یہ جلاد بڑا سنگ دل تھا اور اس کے شکنجے سے بچ کر آدمی کہیں نہیں جا سکتا تھا۔ اس سے پہلے وہ کس قدر آدمیوں کو ہلاک کر چکا تھا یہ خود اس کو بھی معلوم نہ تھا۔ وہ ایک اونچا لمبا پہلوان تھا، اس میں اتنی طاقت تھی کہ اگر درخت کو پورے زور سے ٹکر مارے تو وہ جڑ سے اکھڑ کر دور جا گرے۔ اس نے ناگ کو دیکھا ہوا تھا۔ سپہ سالار کے حکم پر سر جھکا کر بولا، حضور کا نمک کھاتا ہوں، ناگ تو میرے سامنے ایک چیونٹی ہے، میں اسے انگوٹھے سے ایک ہی پل میں مسل کر رکھ دوں گا۔ امبر سمندری جہاز پر غلام بن چکا تھا۔ ظالم سوداگر نے اس کو عرشے کی صفائی کے کام پر لگا دیا۔ وہ صبح سے لے کر شام تک جہاز کے تختوں کی صفائی کرتا رہتا، باورچی خانے میں جا کر جھاڑو دیتا، فرش کو پانی سے دھوتا۔ اس نے کئی بار سوچا وہاں سے بھاگ جائے مگر وہ بھاگ نہیں سکتا تھا۔ جہاز سمندر میں سفر کر رہا تھا، وہ جہاز کی کشتی بھی سمندر میں نہیں اتار سکتا تھا، وہ بے بس تھا، مجبور تھا۔ چنانچہ غلام بن کر جہاز میں سوداگر جابر کا ہر حکم بجا لاتا۔ دن بھر کام کرنے کے بعد اسے صرف شام کو کھانا ملتا، مگر اس کے اندر خفیہ طاقت نہ ہوتی تو وہ بے حد کمزور ہو گیا ہوتا۔ لیکن اپنی اس خفیہ طاقت کی وجہ سے نہ تو وہ گھٹتا اور نہ اسے بھوک تنگ کرتی، اس لیے وہ صحت مند رہا۔ جہاز کو سمندر کی لہروں پر سفر کرتے 20 روز گزر گئے۔ سوداگر نے محسوس کیا کہ باقی غلام تو دن میں ایک بار کھانا کھانے سے کمزور ہو جاتے ہیں، مگر امبر چونکہ نیا غلام آیا ہے اس کی صحت ویسی کی ویسی ہے، جبکہ کھانے کو بھی اسے دوسرے غلاموں کی طرح بہت کم ملتا ہے۔ چنانچہ سوداگر نے ایک روز امبر کے پاس جا کر اسے زور زور سے 2-4 ہنٹر مارے اور پوچھا، کیوں بے تو اتنا ہٹا کٹا کیسے ہے؟ کیا تو چھپ چھپ کر باورچی خانے میں جا کر کھانا کھاتا ہے؟ امبر کو ہنٹر لگنے کا درد نہیں ہوا تھا۔ اس نے مسکرا کر کہا، جناب میں نے زندگی میں کبھی چوری نہیں کی، جھوٹ نہیں بولا، میں ایک اعلیٰ خاندان کا نوجوان ہوں اور اعلیٰ خاندان کے بچے نہ تو جھوٹ بولتے ہیں اور نہ چوری کرتے ہیں۔ بکواس بند کر کمینے۔ اور سوداگر نے دھڑا دھڑ امبر کو ہنٹروں سے پیٹنا شروع کر دیا۔ امبر کو ذرا سی تکلیف نہیں ہو رہی تھی، وہ بڑے مزے سے بیٹھا سوداگر کے ہنٹروں کی مار کھاتا اور مسکراتا رہا۔ سوداگر کو بڑا غصہ آیا، کمبخت کیسا آدمی ہے کہ اس کا مار کا اثر نہیں ہوتا، حالانکہ اس کے ہنٹر کھا کر موٹے سے موٹے غلام کی بھی چیخیں نکل جاتی۔ اس نے تیش میں کہا، کمبخت مار کھا کر بھی ہنس رہا ہے، تجھ پر ذرا اثر نہیں ہو رہا، کیا تو لوہے کا بنا ہے؟ امبر نے اسی طرح مسکراتے ہوئے کہا، جی ہاں میں لوہے کا بنا ہوں جناب، آپ مار مار کر تھک جائیں گے مگر مجھے کچھ نہیں ہوگا، میرا بال تک بیکار نہیں ہوگا۔ سوداگر ایک دم ہنٹر کھینچ کر اس کے قریب آ کر بولا، کیا تم جادوگر ہو؟ امبر نے کہا، میں جادوگر کا باپ ہوں۔ بکواس کتے۔ سوداگر نے زور سے امبر کے سر پر ہنٹر مارا، غصے میں بک بک کرتا وہاں سے چلا گیا۔ امبر کو سوداگر پر غصہ تو آیا مگر وہ اکیلا وہاں کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ اس نے بالٹی اٹھائی اور فرش صاف کرنے نچلی منزل پر آ گیا۔ جہاز کے اس حصے میں پیاز کی بو پھیلی تھی، غلام عورتیں بھی یہاں کام کر رہی تھی، کوئی آٹا پیس رہی تھی، کوئی کپڑے سی رہی تھی۔ امبر نے دیکھا وہ شریف چہرے والی لڑکی ایک طرف اور سب سے الگ بیٹھی سوت کاٹ رہی تھی۔ امبر نے قریب جا کر دیکھا تو اس لڑکی کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ امبر کے دل پر شریف لڑکی کے آنسوؤں کا بڑا اثر ہوا۔ اس نے آہستہ سے پوچھا، بہن تمہارا نام کیا ہے اور تم رو کیوں رہی ہو؟
शरीफ लड़की ने कहा, भाई मेरा नाम रुखसाना है, मैं एक शरीफ माँ बाप की बेटी हूँ, मैंने कभी घर से बाहर कदम नहीं रखा। मेरे माँ बाप मेरी शादी की तैयारियां कर रहे थे कि ये बहरी डाकू मुझे उठाकर ले आए। अब खुदा जाने ये कहाँ ले जाकर मुझे बेच देंगे और मैं अपनी जिंदगी भर माँ बाप का मुंह न देख सकूंगी। अंबर ने कहा, रुखसाना बहन, तुम्हारी कहानी सुनकर मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है, मगर मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ, मैं मजबूर हूँ, तुम्हारी तरह मैं भी यहाँ गुलाम हूँ। रुखसाना बोली, काश मेरा कोई भाई होता और मेरी मदद करता। अंबर ने कहा, रुखसाना बहन, तुम मुझे अपना भाई समझो, मैं तुमसे भाई बनकर पक्का वादा करता हूँ मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर दम लूंगा। रुखसाना ने कहा, मेरे भाई, तुम खुद यहाँ एक गुलाम की जिंदगी बसर कर रहे हो, भला तुम मेरी मदद क्या करोगे? अंबर कहने लगा, ऐसी कोई बात नहीं बहन, इंसान अगर हिम्मत से काम ले और मुसीबत में घबराए नहीं तो हर मुश्किल पर काबू पाया जा सकता है। हमें खुदा की रहमत से नाउमीद नहीं होना चाहिए। खुदा अगर चाहे तो दुखों के अंधेरे में रोशनी कर सकता है। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा और अकेला इस खूनी जहाज से फरार नहीं होऊंगा, बल्कि तुम्हें अपने साथ लेकर निकलूंगा और तुम्हें तुम्हारे माँ बाप तक पहुँचाऊंगा। रुखसाना के चेहरे पर चमक आ गई, कहने लगी, भाई, तुमने मेरी मुर्दा जिंदगी में उम्मीद की रोशन शमा कर दी। मैं तुम्हारा किस जुबान से शुक्रिया अदा करूं? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे मेरा बिछड़ा भाई मिल गया। इतने में जालिम सौदागर का उधर से गुजर हुआ। उसने जो रुखसाना और अंबर को आपस में बातें करते देखा तो गुस्से में भरा उनके पास आया और अंबर की पीठ पर इस कदर जोर से हंटर मारा कि रुखसाना की चीख निकल गई। अगरचे अंबर को तकलीफ नहीं हुई, लेकिन उसे तैश आ गया। उसने सौदागर के हाथों से हंटर खींच लिया और पूरी ताकत से उसके मुंह पर मारने ही वाला था कि सौदागर के गुलामों ने उसे पकड़कर हंटर उसके हाथ से खींच लिया। सौदागर का तो पारा एकदम चढ़ गया। उसने चीख कर कहा, इस गुस्ताख गुलाम कमीने को कोठरी में बंद कर दो, इसे खाने को कुछ भी न दो, इसे भूखा प्यासा मार दो। गुलाम ने अंबर को जकड़कर अपने कंधों पर उठाया और जहाज के तहखाने में लाकर डाल दिया। जहाज का ये तहखाना नमदार और तारीक था, अंदर सीलन और अंधेरा था। यहाँ प्याज और लहसुन की बड़ी सख्त बू फैली थी। अंबर खामोशी से वहाँ बैठा सोचने लगा कि यहाँ से फरार कैसे हो, और अगर किसी जहाज जजीरे पर लग गया तो वहाँ से कैसे निकले। उसके हिसाब से मुताबिक ज़मीन दिखाई देने वाली थी और वह समंदर में तैरती झाड़ियों को देख चुका था। शायद कोई बड़ा शहर करीब आ रहा था जहाँ जाकर सौदागर गुलामों को फरोख्त करना चाहता था। सारे जहाज पर खबर फैल गई कि अंबर ने सौदागर को मारने के लिए हंटर उठाया था, जिसके बाद सौदागर ने अंबर को जहाज के गंदे तहखाने में बंद कर दिया। होते होते ये खबर रुखसाना तक पहुंची तो उसे बड़ा सदमा हुआ, क्योंकि उसका एक निहायत अच्छा भाई सख्त तकलीफ में था। उसे ये भी खबर मिल गई कि अंबर को जेल खाने में खाने पीने को नहीं दिया जा रहा। वो परेशान हो गई कि उसका भाई तो कैद में भूखा प्यासा मर जाएगा। उसे क्या मालूम था कि अंबर को ना भूख लगती है ना प्यास तंग करती है, वो तो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए खाना खाया करता है। बहन अपने भाई के लिए परेशान हो गई। उसने फैसला किया कि वो अपने भाई को खाना जरूर पहुंचाएगी और पानी भी, चाहे उसकी जिंदगी खतरे में पड़ जाए। रुखसाना ने अपने भाई की मदद करने के लिए बड़ा खतरनाक फैसला कर लिया, मगर वो फैसला कर चुकी थी, अंबर को इस बारे में खबर न थी। वो कैद में बड़े मजे से चटाई पर लेटा, उसकी कोठरी की एक गोल खिड़की समंदर की तरफ खुलती थी। वो सारा दिन वहां बैठा समंदर की लहरों को देखता रहता। उसे महसूस होने लगा कि कोई जजीरा किसी शहर की बंदरगाह करीब आ रही है, क्योंकि समंदर की लहरों पर कभी कभी वो घास और झाड़ियों को तैरते देखता। 3 रोज गुजर गए, इस अरसे में वहां कोई भी उसे खाना पानी देने न आया। सौदागर तो चाहता यही था कि वो भूखा प्यासा मर जाए। रुखसाना ने उस दौरान में कई बार अंबर को खाना पहुंचाने की कोशिश की, मगर उसे मौका न मिल सका। आखिर एक रात रुखसाना ने 2 सूखी रोटियां जो उसने अपने हिस्से से बचाई थी एक कपड़े में लपेटी, एक कुप्पी में पानी भरा और खुदा का नाम लेकर अंबर के तहखाने की तरफ चल पड़ी। सारे जहाज पर अंधेरा छाया था। सिर्फ ऊपर के हिस्से में जहां सौदागर के कमरे थे, मशालों की रोशनी हो रही थी और दबे पांव दीवार के साथ साथ लगकर चलती लकड़ी की उस सीढ़ी के पास आ गई जो नीचे अंबर के तहखाने को जाती थी। रुखसाना ने एक पल के लिए वहां खड़े होकर इर्द गिर्द देखा और जल्दी से सीढ़ियां उतर गई। नीचे आकर वो तहखाने के दरवाजे के सामने आकर खड़ी हो गई। दरवाजे के बाहर लोहे की भारी कुंडी लगी थी। रुखसाना ने बड़ी मुश्किल से कुंडी खोल दी और दरवाजे को धकेल कर खोल दिया। अंबर अंदर चटाई पर लेटा हुआ था। समंदर वाली खिड़की में से चांद की रोशनी अंदर आ रही थी। अंबर ने रुखसाना को देखा तो जल्दी से उठकर बैठ गया और बोला, रुखसाना बहन, तुम इस वक्त यहाँ कहाँ? रुखसाना ने दरवाजा बंद करके कहा, भाई अंबर, मैं तुम्हें भूखा प्यासा मरता नहीं देख सकती। मैं तुम्हारे लिए रोटी और पानी की कुप्पी लाई हूँ। रुखसाना बहन, तुमने जिंदगी का बहुत बड़ा खतरा मोल लिया है। तुम्हारी जान सख्त खतरे में है। खुदा के लिए यहाँ से वापस चली जाओ, मुझे खाने पीने की जरूरत नहीं है। रुखसाना ने कहा, यह कैसे हो सकता है भाई कि तुम्हें रोटी और पानी की जरूरत ना हो? भला दुनिया में कोई इंसान ऐसा है जो खाए पिए बगैर जिंदा रह सके? अंबर ने कहा, मैं तुम्हारे सामने दुनिया का एक ऐसा इंसान मौजूद हूँ जो बगैर कुछ खाए पिए जिंदा रह सकता है। देख लो, मुझे रोटी खाए और पानी पिए आज 4था रोज है। मैं तुम्हारे सामने जिंदा और पूरी तरह सेहतमंद। रुखसाना ने बड़ी हैरत से कहा, हाँ भाई, मैं खुद हैरान हूँ। जब मैंने तुम्हें बड़े आराम से चटाई पर लेटे हुए देखा, बताओ कि क्या तुम चोरी चोरी कुछ खाते रहे हो?
अंबर मुस्कुराया। ऐसा नहीं है रुखसाना बहन, यहाँ कौन आकर मुझे कुछ खिला सकता है और मैं खुद यहाँ से कैसे बाहर जा सकता हूँ। बस यूँ समझ लो कि मैं दुनिया का एक ऐसा इंसान हूँ जो रोटी और पानी के बगैर जिंदा रह सकता हूँ। रुखसाना ने तअज्जुब से कहा, मगर मेरे भाई ये कैसे हो सकता है? खुदा के लिए मुझसे बहस ना करो, ये बात मैं तुम्हें फिर किसी वक्त बताऊंगा। इस वक्त तुम यहाँ से चली जाओ, अगर किसी ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो सौदागर तुम्हें कत्ल करा देगा। अभी ये बातें कर रहे थे कि किसी ने बाहर से दरवाजा खोल दिया। रुखसाना एकदम अंबर से पीछे हो गई। आने वाला हट्टा कट्टा चौकीदार था, उस जालिम सौदागर की तरफ से अंबर की निगरानी पर लगा था। उसने जो कि देखा कि दरवाजा खुला है और अंबर के पास एक गुलाम औरत खाना लिए बैठी है, तो उसने तलवार खींची और चीख कर कहा, मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो आगे बढ़कर हमला करने ही वाला था कि अंबर ने बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया, मगर चौकीदार मोटा था, उसने अंबर को झटक दिया। अब रुखसाना सामने आ गई। चौकीदार ने रुखसाना पर वार किया। अंबर ने रुखसाना को धक्का देकर परे गिरा दिया। तलवार सीधी अंबर के सर पर पड़ी। वार इस कदर ताकतवर था कि अंबर के सर को 2 टुकड़े हो जाना चाहिए था, मगर ऐसा न हुआ, बल्कि तलवार चट गई। चौकीदार तो हक्का बक्का हो रह गया। उसकी हैरानी से फायदा उठाते हुए अंबर ने उसके हाथ से तलवार खींची और बिजली की सी तेजी के साथ वही तलवार चौकीदार के मोटे पेट में घूम दी। एक चीख बुलंद हुई और मोटा चौकीदार धड़म से फर्श पर गिर पड़ा। रुखसाना थर थर कांपने लगी। ये तो बहुत बुरा हुआ, सौदागर को पता चल जाएगा और हम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। अंबर ने कहा, घबराओ नहीं रुखसाना बहन, मैं अभी सारा बंदोबस्त किए देता हूँ। अंबर ने रुखसाना के साथ मिलकर बड़ी मुश्किल से मोटे चौकीदार को घसीटा और खिड़की तक लाए और फिर लाश को समंदर में फेंक दिया। समंदर की लहरों में लाश एक बार उबर कर गायब हो गई। उसके बाद उन्होंने मिलकर फर्श पर से खून के धब्बे साफ किए। अंबर ने कहा, अब तुम यहाँ से फौरन वापस चली जाओ। मगर रुखसाना बड़ी बड़ी हैरान आंखों से अंबर को देखते हुए बोली, भाई एक बात तो बताओ, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, जल्दी से पूछो क्या बात है। रुखसाना ने पूछा, ये बताओ कि तुम्हें कुछ हुआ क्यों नहीं? मैंने अपनी आंखों से देखा, तलवार तुम्हारे सर पर गिरते देखी, तलवार चट गई और तुम्हारे सर पर हल्का सा जख्म भी ना आया, इसकी क्या वजह है? अंबर ने कहा, खुदा के लिए ये बातें पूछने का वक्त नहीं, तुम जल्दी से चली जाओ, मैं फिर तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। जल्दी से बाहर निकलकर दरवाजा बंद कर दो और कुंडी चढ़ा दो। रुखसाना कुछ हैरान कुछ परेशान सी तहखाने से बाहर निकल गई। बाहर जाकर उसने दरवाजा बंद करके उसी तरह लोहे की कुंडी लगा दी और लकड़ी की सीढ़ियां चढ़कर अपने कैद खाने में आकर दूसरी औरतों के पास बैठ गई। और फिर थोड़ी ही देर बाद वो सो गई। सिपा सलार के कहने पर पहलवान जल्लाद नाग के पीछे लग गया। वो जल्दी से जल्दी नाग को खत्म करके सिपा सलार से इनाम व इकराम हासिल करना चाहता था। नाग को कोई इल्म न था कि पहलवान स्याह मोटा जल्लाद उसको मारने की फिक्र में है। जल्लाद के लिए नाग को मारना कोई मुश्किल बात नहीं थी, बस वो सिर्फ इतनी होशियारी जरूर करना चाहता था कि नाग को इस तरह हलाक करे कि किसी को शक ना हो। उसके लिए ज़रूरी था कि वो या तो नाग को रात के वक्त उसके कमरे में जाकर मार दे या उसे किसी बहाने बाहर जंगल में दरिया किनारे ले जाए और उसका काम तमाम कर दे। जल्लाद ने दूसरा तरीका ज़्यादा पसंद किया। उसने नाग से दोस्ती तो पहले ही कर ली थी। इस मुहिम को शुरू करने के लिए साथ ही वो एक रोज़ नाग के पास आया और बड़ी राजदारी से कहा, भाई तुमसे एक बात करनी है, मगर शर्त है कि इसका जिक्र किसी से नहीं करोगे, फिर तुम्हें बात बताऊंगा। नाग ने कहा, अच्छा भाई, मैं वादा करता हूँ कि किसी से बात नहीं करूँगा, तुम मुझे बताओ। जल्लाद ने कहा, बात यह है कि दरिया किनारे मेरी एक दूसरी बीवी रहती है। मैंने उसे नहीं बताया कि मैं पहले शादी कर चुका हूँ। अब उस कमबख्त को कहीं से मालूम हो गया और वो मेरे साथ हर रोज़ लड़ाई करती है। अगर तुम मेरे साथ जाकर सिर्फ मेरे और मेरे बच्चों की ज़िंदगी की खातिर उसे मेरे साथ दरिया किनारे जाकर ये कह दो कि मेरी पहली बीवी नहीं है, तो मेरी उसकी लड़ाई ख़त्म हो जाएगी और मेरे बाल बच्चों की ज़िंदगी बन जाएगी। क्या मेरी और मेरे बच्चों की खातिर तुम ऐसा कर लोगे? नाग जल्लाद को एक अहमद सा सीधा साधा आदमी समझता था। उसने कहा, हाँ, मैं तुम्हारे बाल बच्चों की खातिर ये झूठ बोल दूंगा, इस ख्याल से कि इस झूठ में तुम्हारे घर वालों की भलाई है, तुम दोनों घरों में अमन कायम रख सकोगे। तो फिर आज शाम ही मेरे साथ चलो। नाग ने पूछा, लेकिन हमें जाना किस जगह होगा? जल्लाद ने झट जवाब दिया, बस यही दरिया किनारे, वहाँ मैंने एक झोंपड़ा डाल रखा है, उस झोंपड़े में मेरे बीवी बच्चे रहते हैं। बहुत अच्छा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। खुदा तुम्हें खुश रखे नाग मियाँ, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुम बड़े नेक दिल और दर्द रखने वाले नौजवान हो। मैं शाम को तुम्हें आकर ले चलूंगा, तुम तैयार रहना। मैं तैयार रहूंगा। नाग वापस कमरे में आया तो मारिया ने पूछा, नाग भाई, मैंने खिड़की में से देखा, तुम जल्लाद से क्या बातें कर रहे थे? नाग ने सारी बात बताई तो मारिया बोली, भाई तुम भी बड़े भोले हो। ये शख्स बड़ा पत्थर दिल का आदमी है, इसका कोई भरोसा नहीं। जो शख्स बड़े सुकून से दूसरे इंसान की गर्दन उतार देता है, तुम उस पर कैसे भरोसा कर सकते हो? नाग मारिया की बात सुनकर हंस दिया। मारिया बहन, तुमको वहम हो गया, ये शख्स बड़ा ही अहमक और बेवकूफ़ किस्म का आदमी है। मैं तो हैरान हूँ कि ये जल्लाद कैसे बन गया। तुम चाहे जो कुछ भी कहो, मगर मुझे यकीन है ये शख्स तुम्हें किसी जाल में फंसाना चाहता है। तुम्हें इससे खबरदार रहना होगा और मेरी मानो तो इसके साथ रात को दरिया पर मत जाओ। नाग बोला, भाई दरिया पार थोड़ी जाना है,
इसके साथ तो दरिया के किनारे जाना है, फिर ये उसकी घरेलू जिंदगी के अमन का सवाल है। दोनों बीवियां आपस में लड़ती झगड़ती रहती हैं। मैं जरा जाकर उस औरत से बोल दूंगा तो उसके घर में सारी लड़ाइयां खत्म हो जाएंगी। मारिया ने कहा, मैं जानती हूँ नाग भाई, तुम बाज नहीं आओगे, तुम जरूर जाकर ही दम लोगे। चलो ठीक है, मैं मेरी मानो तो खबरदार रहना। नाग ने कहा, खबरदार तो मैं हर वक्त रहता हूँ, ये कोई कहने की बात नहीं। मारिया ने फिर अंबर का जिक्र छेड़ दिया। खुदा जाने अंबर भाई के साल में और कहाँ है, उसकी तो कोई खबर तक नहीं मिली। 1 महीने से ज्यादा हो चुका, पता नहीं उस कमबख्त वजीर और सिपा सलार ने उसे कहाँ गुम कर दिया कि उसकी खुशबू तक कहीं से नहीं आ रही। नाग भी अंबर को याद करके उदास हो गया। दिल तो मेरा भी भाई की याद में बड़ा उदास रहता है, मगर किसी से कोई बात नहीं कर सकता। कई बार ख्याल आया कि तुम्हें साथ लेकर इस शहर से अंबर की तलाश में निकल पड़ूं, पर यह सोचकर खामोश हो जाता हूँ कि अंबर एक ताकतवर इंसान है, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वो जहाँ कहीं होगा जिंदा होगा, बस उसकी जुदाई से दिल बेताब सा हो जाता है। मारिया ने कहा, मेरा तो दिल कहता है कि अंबर इस शहर में नहीं। उसे या तो रस्सियों से बांधकर किसी तहखाने में फेंक दिया गया और या उसे जहाज पर सवार करके यहाँ से चलता कर दिया। तुम्हारा क्या ख्याल है? हाँ, किसी वक्त मेरे दिल में भी यही ख्याल आता है कि उसे यहाँ से अगवा करके किसी दूसरे मुल्क में पहुंचा दिया गया है, मगर फिर सोचता हूँ कि इतने दिनों तक अंबर को रस्सियों में जकड़ कर नहीं रखा जा सकता। अगर उसे मौका मिलता तो वो जरूर फरार होकर हम तक पहुंच जाता। ऐसा भी नहीं हुआ है। बादशाह सलामत ने भी अपनी फौज और जासूसों से मुल्क के चप्पे चप्पे छान मारे, लेकिन अंबर की कोई खबर नहीं मिल सकी। मेरा तो ख्याल है कि मैं वजीर को काबू में करके उससे पूछूं कि बताओ अंबर कहाँ है। हाँ, ये ख्याल अच्छा है, लेकिन इस तरह वजीर को मालूम हो जाएगा कि एक गैबी औरत अंबर के साथ साथ चल रही है। उससे ये भी भेद खुल जाएगा कि मुझे एक गैबी औरत की इमदाद हासिल है, जो कि हम किसी को नहीं बताना चाहते। हाँ, अगर अंबर की जिंदगी और मौत का सवाल होता तो मैं तुम्हें उसकी इजाज़त देता, मगर ऐसा नहीं। हमें अच्छी तरह मालूम है कि अंबर जहाँ कहीं भी है, जिंदा है, वो मर नहीं सकता। इसलिए हमें सुकून और सब्र के साथ यहाँ रहकर अंबर का इंतजार करना होगा। वो जहाँ कहीं भी है, एक दिन यहाँ जरूर आएगा। नाग बादशाह और शहजादे को दवाई खिलाने चला गया और मारिया ने फैसला कर लिया कि वो रात को नाग का पीछा करेगी। वो जब जल्लाद के साथ दरिया किनारे वाले झोंपड़े में जाएगा तो वो उसकी हिफाजत के लिए उसके साथ साथ जाएगी। अब वो शाम होने का इंतजार करने लगी। उधर जल्लाद भी अपनी छुरी और तलवार तेज कर रहा था। आज शाम उसने नाग को हमेशा के लिए गहरी नींद सुलाना था। उसके साथ ही उसे सिपा सलार से इनाम की तवक्को थी और यह भी वादा था कि सिपा सलार उसकी माहाना तनख्वाह में 1000 अशरफियों का इजाफा कर देगा। इतने पैसों से वो शहर से बाहर फलों का एक पूरा बाग खरीद सकता था। जल्लाद बड़े शौक से छुरी तेज करने लगा, साथ साथ वो अपने आप से बातें भी करता जा रहा था। नाग, आज तो मेरे हाथ से बचकर नहीं जाएगा। तूने बहुत से लोगों को नाको चने चबवाए हैं, मगर तू मेरे जाल से बचकर ना निकल सकेगा। आज मैं तेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके दरिया में बहा दूंगा। देखता हूं आज तुम्हें मुझसे कौन बचाता है। शाम हुई तो जल्लाद ने छुरी अपनी कमीज के अंदर छपाई और नाग के कमरे की तरफ आ गया। दरवाजे पर दस्तक गिरी तो नाग ने उसे अंदर बुला लिया। नाग उस वक्त मुंह हाथ धोने के बाद गर्म दूध पी रहा था। मारिया खाना खाकर सैर के बहाने बाहर गई थी। असल में वो एक तरफ दरख्त के पास खड़ी जल्लाद और नाग के वहां से जाने का इंतजार कर रही थी कि ये लोग दरिया की तरफ जाएं और वहां उनका पीछा करें। नाग ने उठकर दरवाजा खोला और जल्लाद को अंदर बुला लिया। अंदर आ जाओ भाई, दूध पियोगे? जल्लाद ने खुश्क होकर कहा, नहीं भाई, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, मैं खाना खाकर आ रहा हूँ। साथ ही दिल में कहने लगा, बच्चू जितना जी चाहे पी ले दूध, ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी प्याला होगा। नाग ने कहा, क्या तुम्हारे बच्चे झोंपड़े में ही हैं? हाँ भाई, बड़ी मुश्किल से उन्हें मनाकर लाया हूँ। बीवी तो आने को तैयार नहीं थी। जब मैंने उसे बताया कि भाई नाग तुम्हें कसमें खाकर कहने को तैयार है कि मेरी और कोई बीवी नहीं है, तो वो राजी होकर आ गई है। बच्चे भी साथ ले आई है। नाग ने कहा, चलो भाई मैं तैयार हूँ। शुक्रिया नाग भाई। नाग जल्लाद के साथ दरिया की तरफ रवाना हुआ। उनके पीछे पीछे मारिया भी चल पड़ी। शाम हो गई, रात का वक्त शुरू हो गया था। अंधेरा चारों तरफ फैल गया। मकानों और दुकानों के अंदर शमादान रोशन हो गए। बाजारों में लोगों की चहल पहल मांद बढ़ गई। मौसम भी हल्का हल्का सर्द हो गया। नाग जल्लाद के साथ बातें करता जा रहा था। नाग भाई, तुम इतने अच्छे हकीम हो, कभी मेरी बीवी के दिमाग का भी इलाज करो। कम वक्त को मेरे बारे में वहम हो गया है कि मैं उसको जानी दुश्मन हूँ। देवताओं के लिए उसके दिमाग से ये वहम का भूत निकालो, नहीं तो मैं उसे भी खत्म कर दूंगा। नाग ने कहा, कैसी बातें करते हो भाई? मेरी आज की गवाही से दोनों मुतमईन हो जाएंगी और तुम्हारे घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। जल्लाद ने कहा, भाई तुम्हें नहीं मालूम, उसे बड़ा वहम है। वो इतनी वहमी औरत है। मैं तो कहता हूँ कोई ऐसी दवा मिल जाए कि उसे खिलाऊं और मेरी हर बात को सच मानकर गर्दन झुका दिया करे। कोई बात नहीं, फिर फिक्र ना करो, तुम्हें एक ऐसी दवाई दूंगा कि वो फिर कभी तुम पर एतराज ना करेगी। मगर तुमने भी 2 शादियां करके अपने गले में अस्त्रों की माला डाल रखी है। तुमसे किसने कहा था कि 2 बीवियां घर में लाओ? जल्लाद सर्द आ भरकर बोला, बस जो होना था हो गया हकीम साहब। नाग ने कहा, फिर अब जो हो गया उसकी सजा भुगतो। यही तो होता नहीं भाई। वो बातें करके दरिया किनारे आ गए।
नाग ने किनारे पर एक तरफ अनानास के पत्तों और डालियों से बना छोटा सा झोंपड़ा देखा। उसने जल्लाद से पूछा, क्या यही तुम्हारा घर है? हाँ भाई, यही हमारा घर है, चलोगे वहां? आओ तुम्हें अपने बच्चों से मिलवा दूं। और जल्लाद बहाने बहाने बड़ी मक्कारी से नाग को झोंपड़े के पास ले आया। वो तो खुदा का शुक्र था कि मारिया जल्लाद का पीछा कर रही थी, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। ये तो यकीनी बात थी कि जल्लाद ने तलवार या छुरी के पीछे से एक ही वार से नाग की गर्दन उतार देनी थी, और नाग अंबर नहीं था कि उसे कुछ ना होता, वो यकीनन मारा जाता। मारिया ने भी चलते वक्त खंजर ले लिया। खंजर उसके कुर्ते के साथ लगा हुआ था। जल्लाद नाग को लेकर झोंपड़े में दाखिल हुआ तो साथ ही मारिया भी अंदर दाखिल हो गई। झोंपड़े में कुछ बर्तन पड़े थे और वहां कोई नहीं था। नाग ने पूछा, भाई तुम्हारी बीवी कहाँ है? जल्लाद ने हंसकर कहा, मेरा ख्याल है बच्चों को लेकर बाग में गई होगी, अभी आ जाती है। इतनी देर में तुम थोड़ा सा दूध पियो। नहीं मियाँ, दूध तो मैं पी कर आ रहा हूँ, उसकी जरूरत नहीं। तुम ऐसा करो, जाकर अपनी बीवी बच्चों को बुला लाओ। जल्लाद बोला, अभी जाता हूँ और बुला लाता हूँ, तुम जरा संदूक पर से चादर तो मुझे पकड़ा देना। मारिया एकदम चौकस हो गई और खरंजर लेकर जल्लाद के पीछे आ गई। उसने जल्लाद की आवाज में से खून की बूंद सूंघ ली थी। जो ही नाग का रुख दूसरी तरफ हुआ, जल्लाद ने कहका लगाकर खंजर कमीज में से निकाला और नाग पर हमला करने ही वाला था कि मारिया ने पलक झपकते में पीछे से खंजर पूरी ताकत से जल्लाद की पसलियों में घुसेड़ दिया। खंजर सीधा उसके दिल के अंदर चला गया। एक चीख मारकर जल्लाद जमीन पर गिर पड़ा। नाग ने पलट कर देखा तो शशदर रह गया। मारिया ने कहा, वही हुआ ना जिसका मुझे डर था भाई। मैं ना कहती थी कि इसकी बातों में ना हो, ये शख्स बड़ा कातिल है, हजारों की गर्दनें उतार चुका है, मगर तुम्हारे कानों पर इसका असर ना हुआ। अब बताओ मैं सच्ची थी या नहीं? नाग मारिया का बड़ा शुक्रगुजार हुआ। मारिया बहन, तुम सच्ची थी। अगर इस वक्त तुम मेरी मदद ना करती तो मैं कभी का खत्म हो गया होता। आओ वो वापस चलें। इस जल्लाद की लाश वजीर और सिपा सलार की इबरत के लिए इसी जगह रहने दो। उन्होंने जल्लाद की तड़पती हुई लाश को वहां छोड़ा और वापस आ गए। अंबर को भूखा प्यासा कोठरी में पड़े 7 रोज गुजर गए। 8वें रोज सौदागर ने 2 गुलामों को साथ लिया और ये कहकर तहखाने की तरफ चल पड़ा कि चलकर अंबर की लाश उठाओ और समंदर में फेंक दो। उसे यकीन था कि 7 रोज रोटी और पानी के बगैर अंबर मर गया होगा। कोई भी इंसान कम से कम पानी के बगैर 7 रोज तक जिंदा नहीं रह सकता। उसने कोठरी का दरवाजा खुलवाकर देखा तो उसके हाथों के तोते उड़ गए। अंबर उसी तरह चाको चबंद, पूरी तरह सेहतमंद और तंदुरुस्त चटाई पर बैठा मुस्कुरा रहा था। यूं महसूस हो रहा था जैसे वो हर रोज मुर्ग पुलाव खाता रहा हो। सौदागर ने चिल्लाकर कहा, इस मरदूद को ले जाकर बादवान के रस्सी के साथ फांसी पर लटका दो। ये चोरी छुपे खाता पीता रहा है। गुलामों ने अंबर को उठाया और ऊपर अरशे पर ले आए। अंबर मुस्कुराए जा रहा था। सौदागर को उसके मुस्कुराने पर और गुस्सा आ रहा था। अरशे पर फांसी दी जाने की खबर सुनकर सारे गुलाम और खलासी जमा हो गए। सौदागर दरमियान में तलवार लिए खड़ा था। इस कमबख्त को फांसी पर चढ़ा दो, ये हंस हंस कर हम सब का मजाक उड़ा रहा है, इसको मजाक करने का मजा चखा दो। गुलाम अफ्रीका के बड़े हट्टे कट्टे थे। उन्होंने झटपट अंबर के गले में रस्सी का फंदा डाला और उसे ऊपर खींचकर मस्तूल के साथ लटका दिया। अंबर लटक गया, वो भी हंस रहा था। उसे लटकते हुए यूं महसूस हो रहा जैसे वो रस्से के साथ नहीं लटक रहा बल्कि जमीन के ऊपर खड़ा है। सौदागर ने जोर से कहकर लगाया और बोला, इसकी लाश को 2 रोज तक लटके रहने दो। तीसरे दिन इसे उठाकर समुद्र की मछलियों के आगे डाल देना। अंबर रस्से के साथ लटका रहा और गुलाम अपने अपने काम में लग गए। उन सब के ख्याल में अंबर मर चुका था, मगर वो इस बात पर हैरान जरूर थे कि अंबर तड़पा बिल्कुल नहीं। सौदागर भी अपने कैबिन में चला गया और कप्तान से आने वाले जजीरे के बारे में बातें करने लगा। कप्तान कहने लगा, 3 दिन बाद हम हमाको के शहर में पहुंच जाएंगे। सौदागर ने बतख की टांग खाते हुए कहा, इस दफा मेरे पास ज्यादा गुलाम नहीं, इसलिए दूसरे फेरे हमें अफ्रीका के निचले हिस्से में जाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को पकड़ कर लाना है। कप्तान बोला, मालिक आप जो हुक्म करें, गुलाम उस पर अमल करेगा, लेकिन मैं फिर आपसे गुजारिश करूंगा कि क्रैक फायर जजीरे में चलकर पुराने जापानी बहरी डाकुओं का दबाया हुआ खजाना जरूर तलाश करें। मेरे पास उसका पुराना नक्शा मौजूद है। मुझे यकीन है कि खजाना हमें जरूर मिल जाएगा। कहते हैं वो इतना कीमती खजाना है कि फिर हमें सारी जिंदगी गुलामों को पकड़कर फरोख्त करने की जरूरत महसूस नहीं होगी। सौदागर ने जानवरों की तरह गोश्त खाते हुए कहा, यह तो ठीक है, मगर क्रैक फायर जजीरा बेआबाद है और कहते हैं कि वहाँ बहुत जहरीले सांप हैं। वहाँ हम सब की जान को खतरा है और ये भी कोई ज़रूरी नहीं कि ख़जाना मिल जाए, क्योंकि पुराने बहरी डाकू बड़े मकार थे। उन्होंने ऐसी जगहों पर ख़जाना दबाया होगा जहाँ से कोई भी इंसान हासिल न कर सके। कप्तान कहने लगा, सरकार ये आपका ख्याल है, सांप किसी जजीरे में नहीं होते, और फिर एक बार चलकर कोशिश कर लेने में क्या हर्ज है। मुझे यकीन है कि हम ज़रूर कामयाब होंगे। आप हामाको की बंदरगाह वहीं से जजीरे की तरफ शुरू करने का हुक्म दे सफ़र। सौदागर कुछ सोच कर बोला, ये बताओ कि यह जजीरा हामाको की बंदरगाह से कितनी दूर है। अगर हम सुबह सुबह हामाको की बंदरगाह से जनूब मशरिक की तरफ 700 डिग्री पर चलें और रास्ते में कोई तूफान ना आए तो हम 7वें रोज़ क्रैक फायर जजीरे के साहिल पर पहुंच जाएंगे।
सौदागर ने आंखें सुकेड़ कर पूछा, वो नक्शा कहाँ है जिसमें खजाने का रास्ता बताया गया है? अभी देता हूँ। कप्तान ने एक अलमारी में से चमड़े के गिलाफ में लिपटा हुआ हिरन की खाल पर बना हुआ पुराना सा नक्शा निकालकर तपाई पर फैला दिया। ये है नक्शा जनाब, आप इसे गौर से देखिए। ये जजीरे का जनूब मगरबी इलाका है। यहाँ पाम और नारियल के बेशुमार झुंड हैं। यहाँ से चलकर हम इस जानिब वीरान और बंजर साहिल की तरफ आ जाते हैं, जहाँ सिवाय खुश्क रेतली चट्टानों के और कुछ नहीं। यहाँ वो दरख्त आपस में ऊपर जाकर गले मिल रहे हैं। उन दरख्तों से शुमाल की तरफ 100 कदम के फासले पर एक चट्टान है जिसके अंदर एक गार का दरवाज़ा है। बस उसी गार में खजाना किसी जगह दबाया हुआ है। सौदागर देर तक खजाने के नक्शे को देखता रहा। उसके चेहरे से मालूम हो रहा था कि उसे नक्शे ने खासा मुतासिर किया है। कप्तान की बड़ी ख्वाहिश थी कि वो जहाज़ को लेकर जजीरे में जाए और ख़जाना तलाश करे। असल वजह यह थी कि वो ख़जाना खुद हासिल करना चाहता था, लेकिन सौदागर की मर्जी के बगैर वो जजीरे की तरफ सफ़र नहीं कर सकता था। उसकी चाल ये थी कि वो जहाज़ को जजीरे तक ले जाए, वहाँ जाकर सौदागर और दूसरे ग़ुलामों को कत्ल कर दे और ख़ुद ख़जाने और जहाज़ पर कब्ज़ा करके बाकी ज़िंदगी आराम व आसाइश के साथ गुजारे। इस सिलसिले में कप्तान ने 4 जहाज़ियों को अपने साथ मिला लिया। ये चारों के चारों कप्तान के साथी थे और जहाज़ चलाने में उसकी मदद करते थे। 5वां एक दूसरे के रास्तार थे, मगर कोई किसी से ज़्यादा बात नहीं करता था ताकि किसी को शक न पड़े। सौदागर ने कहा, बहुत बेहतर, हम बंदरगाह से सीधे जजीरे की तरफ चल पड़ेंगे। लेकिन एक बात मैं खोलकर बयान कर देता हूँ, अगर वहाँ ख़जाना ना मिला तो मैं तुम्हें उसी जजीरे में सबके सामने कत्ल करके फेंक लूँगा। क्या ये तुम्हें मंजूर है? कप्तान ने कहा, मुझे मंजूर है, आप घबराएं नहीं, ख़जाना वहाँ ज़रूर मिलेगा। कप्तान ने सौदागर की शर्त मान ली थी कि वो तो सौदागर को वहाँ ले जाकर खुद कत्ल करने की साजिश कर रहा था। सौदागर की क्या मजाल कि कप्तान को मार सकता। कप्तान बड़ा खुश हुआ कि वो कामयाब हो गया और उसकी साजिश का पहला कदम मंजिल की तरफ उठ गया। सौदागर वीरान क्रैक जजीरे की तरफ जाने पर रजामंद हो गया और कप्तान बहरी डाकुओं के खजाने पर कब्जा करके दौलतमंद बनने के ख्वाब को पूरा होते देख रहा था। वो 2 दिन जहाज को समुद्र में मजीद गुजर गए। इस अरसे में अंबर बादबान के साथ ऊपर रस्से से लटका रहा। तीसरे रोज सुबह सौदागर ने हुक्म दिया कि अंबर की लाश को रस्से पर से उठा तार कर नीचे उतारा जाए ताकि इसे मछलियों की खुराक बनाया जाए। गुलाम आगे बढ़े, उन्होंने रस्सी को ढील देकर लाश नीचे उतारी, मगर हैरत से उनकी मुंह से चीखें निकल गईं। 3 दिन 3 रात तक रस्सी पर लटके रहने के बावजूद अंबर जिंदा था, सेहतमंद था और हशाश बशाश था। गुलाम डर कर पीछे हट गए। सौदागर भी खौफजदा सा हो गया। अंबर ने कहा, क्या तुम लोगों को अब भी यकीन नहीं आता कि मैं जिंदा हूँ? सौदागर ने तलवार लहराकर कहा, यह जादूगर है, इसे कत्ल कर दूंगा। सौदागर ने बड़े जोर से तलवार अंबर की गर्दन पर मारी। चाहिए तो यह था कि अंबर की गर्दन उड़कर समंदर में जा गिरती, लेकिन उसके उलट हुआ। सौदागर की तलवार अंबर की गर्दन पर लगते ही 2 टुकड़ों में तकसीम हो गई। दस्ता सौदागर के हाथ में रह गया और तलवार टूटकर समंदर में गिर गई। अब तो सारे गुलाम सजदे में गिर पड़े। तुम देवता हो, हम देवता को सलाम करते हैं। अंबर ने बड़ी शान से मुस्कुराकर तंज के साथ सौदागर को देखा और कहा, क्यों है जालिम इंसान, क्या अब भी तुम्हें महसूस नहीं हुआ कि जालिम की नाव आखिर एक दिन डूब जाती है? क्या तुम्हें यकीन नहीं आया कि मैं गैर फानी हूं और मर नहीं सकता? याद रखो, अगर तेरे जहाज के सारे गुलाम तलवारें लेकर मुझ पर टूट पड़े तो मुझे एक जख्म नहीं लगा सकते। हाँ, अगर मैं चाहूँ तो एक एक करके सबको कत्ल कर सकता हूँ। सौदागर ने हाथ जोड़कर कहा, है देवता, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। आज से तुम नहीं बल्कि मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। और सौदागर अंबर के कदमों पर गिर पड़ा। अंबर ने अपना पांव उठाकर जालिम सौदागर के सर पर रख दिया और गर्दन उठाकर कहा, देख लो ऐ जहाज पर रहने वालों, गुलामों और इस सौदागर के साथियों, मैं आज से तुम्हारे मालिक का मालिक हूँ, मगर तुम मेरे गुलाम नहीं, तुम्हारा मालिक मेरा गुलाम है। मैं इसी तरह इस पर हुक्म चलाऊंगा जिस तरह ये कभी मुझ पर हुक्म चलाया करता था। मैं अगर चाहता तो जब ये मुझे हंटर मारा करता तो मैं उसी वक्त इसका खात्मा कर देता, मगर मैंने इसे माफ़ किया, और ऐसा ना किया। मैं आज भी इसे माफ़ करता हूँ, मगर ये मेरा गुलाम बनकर ही रहेगा। मैं इसे जो हुक्म दूंगा वो करना होगा। क्यों बोलो, क्या मैं झूठ कह रहा हूँ? सौदागर ने सर उठाकर कहा, आप ठीक कह रहे हैं मालिक, आप मेरे मालिक हैं और मैं आपका गुलाम हूँ। मुझे हुक्म दे, मैं बजा लाऊंगा। अंबर ने बुलंद आवाज से कहा, तुम उठकर वहां बैठ जाओ। कप्तान कहाँ है? उसको बुलाया जाए। कप्तान उसी जगह छुप कर खड़ा था। वो अपने खास राजदार आदमियों के साथ खड़ा ये सोच रहा था कि अब सौदागर के साथ साथ अंबर को भी मारना होगा ताकि वो कहीं खजाने पर कब्जा न जमा ले। मगर अंबर नहीं मर सकता था। उसने दिल में सोच लिया कि वो अंबर को किसी बंदरगाह पर उतार कर जहाज लेकर भाग जाएगा, फिर रास्ते में सौदागर उसके साथियों को सोते में ही खत्म कर देगा। अब वो अंबर की खुशामद करके वक्त गुजारना चाहता था। चुनाचे जब अंबर ने उसे बुलाया तो उसने झुक कर कहा, मैं हाजिर हूँ मेरे आका। अंबर ने कहा, अगर तुम एक ईमानदार कप्तान हो और तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार भी है तो मुझे साफ साफ बताओ कि हम किसी बड़े शहर के साहिल पर कब पहुंचेंगे? हम परसों सुबह बंदरगाह पहुंचेंगे। बहुत खूब, बस अब तुम जा सकते हो। मुझे तुमसे यही पूछना था।
हाँ, एक बात और बताओ, जिस बंदरगाह पर उतरेंगे क्या वहां से मुझे कोई ऐसा जहाज मिल जाएगा जो वापस जापान के मुल्क को जा रहा हो? आका, हमाकू की बंदरगाह से महीने में एक बार जहाज जापान को जाता है। ये वहां चलकर मालूम होगा कि जहाज किस रोज जापान जा रहा है, उसके सिवा और कोई जहाज वहां से जापान को नहीं जाता। शुक्रिया तुम्हारा कप्तान। अब तुम मेरी मुलाकात साहिल पर पहुंचकर होगी और यकीनन हम दोनों की आखिरी मुलाकात होगी। कप्तान बड़ा खुश हुआ कि अंबर बंदरगाह पर पहुंचकर उससे जुदा हो रहा था। वो यही चाहता था कि अंबर जो मुसीबत बनकर नाजिल हुआ वो अपने आप को ही टल गया, क्योंकि अंबर को ठिकाने लगाना उसके बस का रोग नहीं था। कप्तान ने आगे बढ़कर अंबर का हाथ चूमा। आप एक अजीम देवता हैं, मेरा सलाम हो आपको। मैं हमेशा आपकी खिदमत के लिए तैयार हूँ। शुक्रिया कप्तान, मुझे तुम्हारी खिदमत की जरूरत नहीं। और हाँ सौदागर आका और मेरे गुलाम, अब तुम भी अपने कमरे में नहीं बल्कि इस तहखाने में जा सकते हो जहाँ तुमने मुझे कैद किया था। गुलामों, इस नए गुलाम को उठाकर तहखाने में फेंक दो। गुलामों की क्या मजाल थी कि वो अंबर का हुक्म न मानते। उन्होंने अपनी आंखों के सामने अंबर की ऐसी ताकत देखी, थर थर कांपने लगे। उन्होंने उसी वक्त सौदागर आका को कंधों पर उठाया और तहखाने के फर्श पर फेंक आए। वो उन्हें आवाज़ें ही देता रह गया कि कम वक्तों, मुझे यहाँ क्यों फेंके जा रहे हो? मैं तुम्हारा आका हूँ, मैं इस जहाज़ का मालिक हूँ। लेकिन किसी भी गुलाम ने पीछे मुड़कर न देखा। वो कल तक उसके आगे सर झुकाते थे और आज उसी को उठाकर कैदखाने में फेंक आए थे। अंबर ने नीचे जाकर रुखसाना बहन से मुलाकात की और उसके सर पर हाथ रखकर कहा, बहन, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के पास पहुंचाकर दम लूंगा। अब मेरा वादा निभाने का वक्त आ गया। शुक्रिया मेरे भाई, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। जहाज पर उस वक्त अंबर की हुकूमत थी, लेकिन अब उसे हुकूमत की ख्वाहिश नहीं थी। वो ये चाहता था कि जल्द जहाज से बंदरगाह पर पहुंचे और वहां पहुंचकर सारे गुलामों को आजाद कर दे और फिर दूसरे जहाज पर सवार होकर वापस जापान अपने भाई नाग और बहन मारिया से जा मिले। दोस्तों, ये कहानी जारी है। इसका अगला हिस्सा 31वीं किस्त सांप देवता नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।